नमस्कार, मैं हूं सुशील शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब। आज हम बात दतिया सीट पर उपचुनाव को लेकर मचे घमासान की करेंगे। बीजेपी इस उपचुनाव को लेकर तैयार है तो कांग्रेस अदालत के फैसले का इंतजार कर रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। उपचुनाव पर किसकी है कितनी तैयारी और कौन है किस पर भारी, इसी मुद्दे से जुड़े कई बड़े सवाल जिस पर मिलकर मांगेंगे जवाब। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीर इसलिए खास है क्योंकि इसमें बीजेपी के दो दिग्गज नेताओं की मुस्कुराहट में कई सियासी राज छिपे हैं। ये तस्वीर बहुत कुछ बयां भी कर रही है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल अपने व्यस्त दौरे के बीच अचानक पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर जा पहुंचे। नरोत्तम मिश्रा ने स्वागत किया और फिर बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच लंबी चर्चा हुई। दोनों नेताओं के साझा फोटो भी जारी किए गए। इन फोटो में दोनों नेताओं की हंसी बता रही है कि बात जरूर दतिया उपचुनाव को लेकर हुई होगी। इस सीट से नरोत्तम मिश्रा हारे थे, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त हो गई और एक बार फिर नरोत्तम मिश्रा की उम्मीदें जाग गई हैं। इस मुलाकात पर प्रदेश बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा, बीजेपी हर स्थिति और उपचुनाव के लिए तैयार है। पार्टी में मुलाकात का दौर चलता रहता है। अपने कार्यकर्ता से, जनता से संपर्क संवाद हमारी एक स्वस्थ परंपरा है। और देखिए, एक अनार और 100 बीमार, कुछ इस तरह की स्थिति हो गई है कांग्रेस की इस एक राज्यसभा सीट की। पहले तो वही सीट तय नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की जिस तरीके से सदस्यता छिन रही है, कांग्रेस के नेता जिस तरीके से अपने नेता नीति और नियत से प्रभावित होकर क्रॉस वोटिंग करते हैं, तो अब जनाधार वाला नेता कांग्रेस का कौन है, ये कांग्रेस को सामूहिक चिंतन करना चाहिए। अन्यथा अभी तैयारियां नहीं, कांग्रेस में सिर्फ अटव्वल की बारी है इस एक राज्यसभा सीट को लेकर। हेमंत नरोत्तम मुलाकात, उपचुनाव की कितनी तैयारी? दतिया उपचुनाव पर जोर, बीजेपी का बढ़ता शोर। दतिया का मैदान किसके हाथ होगी कमान? हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी कांग्रेस की उम्मीदें। दतिया पर सियासी घमासान, किसकी होगी नैया पार? बीजेपी उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा पर करेगी भरोसा। हाल ही में सहकारिता बैंक में एफडी से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सेशन कोर्ट ने दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा सुनाई। इस सजा के बाद विधानसभा ने राजेंद्र भारती की सदस्यता को शून्य कर दिया। विधायक की जाने के बाद अब सेशन कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। अब दिल्ली हाई कोर्ट 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा। बीजेपी उपचुनाव की तैयारी में जुट गई है तो कांग्रेस को कोर्ट पर भरोसा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बना रही है। ऐसे में कोर्ट को इस पर ध्यान देना चाहिए। देश ऑटोक्रेसी की ओर जा रहा है, चुनावी सत्तावाद की ओर। इस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाए जाते हैं, ये आप पूरे देश में और प्रदेश में देख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के नाते मैं कहना चाहता हूं कि राजेंद्र भारती जी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है और निश्चित तौर से न्याय के लिए कोर्ट में दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, लेकिन कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती है। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए विशेष रूप से न्यायपालिका इस बात का ध्यान रखेगी। दतिया सीट पर उपचुनाव में अभी देरी है, क्योंकि सीट खाली होने के बाद उपचुनाव कराने के लिए 6 महीने का समय रहता है। चुनाव आयोग तारीख का ऐलान करेगा, लेकिन मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है। ऐसे में वहां के फैसले का इंतजार भी किया जा सकता है। इस सब के बीच भारतीय जनता पार्टी फुल इलेक्शन मोड पर आ गई है। उनका प्रत्याशी भी अघोषित रूप से तैयार है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। आज की जो तस्वीरें हैं नरोत्तम मिश्रा के घर की, वो बहुत सी स्थिति को बयान करती हैं। जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जो कि नरोत्तम मिश्रा जी के घर गए थे, लेकिन दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट जो है वो बहुत कुछ कह रही है। बहरहाल हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर दतिया के इस मुकाबले में, हालांकि भी संभावित है, कोर्ट में मामला है,
पर भाजपा जिस तरीके से तैयार दिख रही है तो उपचुनाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। मेरे साथ स्टूडियो में हैं BSTV के ब्यूरो चीफ मनोज राठौर जी, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं भाजपा प्रवक्ता गुंजन चौकसे जी और वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक रमेश शर्मा जी। मनोज, आप दिन भर इसकी आज रिपोर्टिंग भी की आपने, और हेमंत खंडेलवाल का आज नरोत्तम मिश्रा के यहाँ जाना कुछ यूं ही तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक रही होगी, क्या है वह? बिल्कुल नरोत्तम मिश्रा जो है मनोज, एक मिनट रुकूंगा। मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता JP धनोतिया जी भी जुड़ गए। JP जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। हाँ मनोज, क्योंकि उपचुनाव जो है उस सीट पर होगा नहीं होगा ये अभी कानूनी पेच इसमें है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उसके बाद ये साफ हो गया है कि यदि उपचुनाव होता है तो दतिया से बीजेपी के प्रत्याशी फिर से जो है नरोत्तम मिश्रा रहेंगे। ये बात स्पष्ट हो चुकी है। उनको तैयारी करने के लिए जो सूत्र बता रहा है, बोल दिया गया है कि आप उपचुनाव की तैयारी करें। लेकिन ये उपचुनाव तक की बात नहीं है, क्योंकि बात करें क्योंकि 2 दिन बाद जो है राज्यसभा की 3 सीटें जो है वो खाली होने वाली है, लेकिन 2 सीटों की बात करें तो वो सुरक्षित है बीजेपी के लिए, लेकिन एक सीट जो है राज्यसभा की दिग्विजय सिंह की जो सीट है वो उस पर जरूर खतरा मंडरा रहा है। समीकरण की बात करें तो कांग्रेस के पास अभी 62 विधायक है, हालांकि 65 होना चाहिए, लेकिन 3 विधायक बीना की बात करें या फिर मल्होत्रा की बात करें, बीजेपुर की सीट की बात करें, या फिर एक सीट जिस पर अभी पेच फंसा हुआ है दतिया की, तो 62 हो जाती है। हालांकि 58 का जो है वो बहुमत चाहिए रहता है। ऐसे में आज जो है एक बड़ा बयान जो है सामने आया है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का कि इस पर हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है। तो ये कांग्रेस के अंदर अब ये 2 धड़े हो चुके हैं। एक बड़ा जो खेमा है उसको ये डर है कि ये तीसरी सीट भी उसकी चली जाएगी। कई नेताओं से बातचीत हुई, उनका ये भी दावा है कि ये सीट चली जाएगी, लेकिन अभी एक दाव कांग्रेस के पास और बाकी है, वो दिग्गज नेताओं का है। यदि किसी दिग्गज नेता को इस सीट पर उतारा जाता है तो संभवतः ये सीट बचाई जा सकती है। तो कई तरीके के समीकरण जो है वो राज्यसभा सीट को लेकर भी इस उपचुनाव से लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल मनोज जी, आपने बहुत बेहतर सही तरीके से समझाया है हमारे दर्शकों को। तो कुल मिलाकर देखिए 2 चीज़ें निकल के आ रही हैं। पहला है दतिया उपचुनाव को लेकर बीजेपी तो बहुत तेजी से तैयारी कर रही है। इस बात के संकेत आज हेमंत खंडेलवाल के नरोत्तम मिश्रा के यहाँ जाने से भी स्पष्ट होते हैं। बहरहाल JP जी, प्लान A जो आपका है, पहली बात तो यह है कि ये परिस्थितियाँ बननी नहीं चाहिए थी। प्लान A है कि आप हाईकोर्ट गए, वहाँ से राहत मिलने की फिलहाल जो आप कयास या उम्मीद लगा रहे थे वो तात्कालिक राहत जैसी स्थिति नहीं बनी है। प्लान B क्या है? क्या चुनाव की तैयारी है या अभी भी कोर्ट के ही भरोसे रहेंगे? देखिए सुशील जी, वास्तविकता ये है कि माननीय हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत हो चुकी है और उन्होंने बाकायदा चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी कर दिया है। 15 अप्रैल की डेट भी लगी हुई है कि इस पर जल्दबाजी नहीं की जाए। और चुनाव आयोग जो है, क्योंकि विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है, उन्होंने अपना काम कर दिया। उन्होंने बड़ा एक ही दिन के अंदर, शायद आज तक के इतिहास में, आप भी बड़े राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप भी पत्रकारिता को लंबे समय देख रहे हैं, 2 अक्टूबर को ऑर्डर, 2 अक्टूबर को सर्टिफिकेट कॉपी, 2 अक्टूबर को विधानसभा का रद्द और 2 अक्टूबर को विधानसभा का नोटिफिकेशन और 2 अक्टूबर गैर नोटिफिकेशन, 2 अक्टूबर को ही चुनाव आयोग को कॉपी। शायद इतना फास्ट कभी काम जिंदगी में आपने ना सुना होगा ना देखा होगा, लेकिन हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार है, वो चाहते हैं क्या है। लेकिन न्यायालय के होने के बाद में उसमें जब जवाब देगी सरकार, चुनाव आयोग सर जाएगी, उसके बाद फिर स्थिति बनेगी। चुनाव होने की स्थिति, मुझे तो नहीं लगता चुनाव होने की स्थिति बनेगी। क्यों चुनाव होगा भाई? अगर कोई निर्णय हुआ है तो अपील होगी, अपील के बाद उसके आगे के जो माननीय न्यायालय निर्णय देंगे वो सबको मानना होगा। इन्होंने भले ही आज वैकेंसी कर दी हो, लेकिन मान लीजिए उच्च न्यायालय ने अगर इसमें स्टे कर दिया तो फिर क्या होगा? फिर तो वैकेंसी नहीं होगी ना क्लियर। इसलिए चुनाव होगा ऐसा कहना बहुत ज्यादा कंफर्म करने वाली बात तो नहीं हो सकती है। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा JP जी, हम भी उसको कंफर्म नहीं कर रहे, हम भी आशंका ही, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस एक एक करके बीजेपी से इन मुकाबलों में पिछड़ रही है तो उससे एक संभावना बनती है। बहरहाल दूसरी आपने जो बात कही कि विधानसभा अध्यक्ष ने देर रात्रि करके, तो यदि समय दिया वो और समय नहीं दिया वो, ये क्या कानूनी पेच में फंसता है या नहीं ये मामला, ये बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि यदि ऑर्डर हो गया है तो वो सेम डे भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये कानूनी पचड़ा। पर मैं गुंजन जी आपसे समझना चाहूँगा, इन आज जो हेमंत खंडेलवाल नरोत्तम मिश्रा क्या गए हैं, तो क्या भाजपा की पूरी तैयारी उपचुनाव को लेकर है? भाजपा आशावान है कि हाई कोर्ट से भी
कांग्रेस को राहत नहीं मिलने वाली है? आपका देखिए पक्ष सुशील इतना जी, मजबूत है? मैं आपकी उस बात का तो जवाब दूंगी, लेकिन क्योंकि आज ये पूरी जो मसला है ये कानूनी प्रक्रिया से संबंधित है, तो पहले कुछ कानून के प्रावधान की बात करना चाहती हूँ। जब भी हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान के 3 अंग है सुशील जी, आप और हम सब जानते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं जानता तो वो सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं जानते। संविधान में लेजिस्लेचर का अपना काम होता है, एग्जीक्यूटिव का अपना काम होता है, जुडिशियल का अपना काम होता है, और अब तो चौथा स्तंभ मीडिया, उनका अपना काम होता है। सुशील जी, आप चौथा स्तंभ में आप अपना काम कर रहे हैं, आप तो नहीं इंटरफेयर कर रहे हैं किसी तीसरे अंगों में, ना उन्होंने किसी और स्तंभ ने आपके बीच में इंटरफेयर किया। वही हुआ है इस पूरे मसले में। न्यायालय ने अपना काम किया, राउस एवेन्यू कोर्ट में ये मामला पेंडिंग था, ट्रायल कोर्ट ने पूरी ट्रायल की, जो दस्तावेज एविडेंस सबूत के आधार पर एक कन्विक्शन का ऑर्डर निकलता है और राजेंद्र भारती जी को दोषी करार कर दिया जाता है, 3 साल की सजा सुना दी जाती है। अब कानून का काम यहाँ पर खत्म हो गया ना, न्यायालय का काम खत्म हो गया, अब लेजिस्लेचर का काम शुरू होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 ये क्या कहता है? ये कानून का एक कानून है, अहम कानून है। ये कहता है अगर किसी भी जनप्रतिनिधि का इस तरीके से अगर 2 साल से ऊपर की सजा होती है तो तत्काल रूप से उनकी सदस्यता खत्म हो जाती है, ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। विधानसभा में जो कार्रवाई हुई वो सिर्फ उस कार्रवाई का एक प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन था, लेकिन तत्काल रूप से सदस्यता खत्म होना ऐसा वो कानून कहता है। गुंजन जी, मैं देखिए गुंजन जी मैं आपको रोकूंगा। देखिए गुंजन जी, मैं कानून का जानकार नहीं हूं, स्वाभाविक रूप से आप भी वकील हैं और जेपी जी भी वकील हैं, पर क्या इतनी जल्दबाजी की जरूरत थी? क्योंकि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि इसके पहले भी इस तरीके के मामलों में विलंब होता रहा है, लेकिन इस मामले में बहुत ज्यादा जल्दबाजी की गई, यही कांग्रेस का मुख्य आरोप भी है। सुशील जी, उसी पे मैंने शायद जवाब देना शुरू किया था कि वो ऑटोमेटिकली सदस्यता भंग होना ऐसा कानून में लिखा है। विधानसभा में तो सिर्फ उसकी नोटिस लेटर्स इशू होने का काम है। और रही बात पुरानी, तो 2019 में लोधी जी के समय भी यही हुआ था। अगर हाईकोर्ट ने, न्यायालय ने स्टे दिया तो हमने उसको भी, कानून में पूरी तरीके से उसका पालन हुआ है विधानसभा में। तो आज भी इनके पास था ना सहारा, ये हाईकोर्ट जाते, ये हाईकोर्ट गए भी है, लेकिन हाईकोर्ट ने इन्हें फिलहाल कोई भी स्टे की राहत नहीं दी। तो अगर ये दोषियों का समर्थन क्यों कर रही है कांग्रेस? ये भाजपा और कांग्रेस का विषय नहीं है, ये समझना पड़ेगा। ये विषय कानून का है, ये विषय हमारे संविधान का है, चाहे वो भाजपा का प्रतिनिधि हो चाहे कांग्रेस का हो। लेकिन दोषियों का समर्थन करने वाले, अगर कोई असंवैधानिक किसी ने प्रक्रिया अपनाई है सुशील जी, तो वो जीतू पटवारी ने अपनाई है। वो किस हैसियत से सचिवालय में रात के 10 बजे अंदर गए, उनकी गुटबाजी भी नजर आती है। उमंग सिंगार कहाँ थे? जिनको अधिकारिता है वो तो नहीं सामने आए। जीतू पटवारी जी पहुंच गए, वो किसके दिशा निर्देश पे गए, किस अधिकार से गए? विधानसभा अध्यक्ष अपना काम कर रहे हैं, वो भी संवैधानिक प्रक्रिया को अपनाते हुए, कानूनी प्रक्रिया को अपनाते हुए, कानून के ऊपर सर्वोपरि मानने वाले कांग्रेस के नेता इसीलिए इस तरीके के निराधार आरोप लगा के सिर्फ जनता को भी बरगला रहे हैं और कोर्ट की प्रक्रिया में इस तरीके की विघ्न भी डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा कानून बहुत, हमारा देश का संविधान जैसे सबसे मजबूत है, वैसे हमारा न्यायालय भी उतना ही मजबूत है, उसी मजबूती से काम भी कर रहा है। न्यायालय में आज केस था, 15 तारीख की तारीख लगी है, फिलहाल कोई स्टे नहीं दिया गया है। रही बात इसकी, तो लेजिस्लेचर अपना काम कर रहा है, जैसे कानून के जो दिशा निर्देश कोर्ट के आएंगे वैसा उसका पालन होता चला जाएगा। पहले भी हुआ है, अभी भी हुआ है, आगे भी होगा। इनके अंदर तो अभी इन्हें सोचने वाली बात यह है कि इन्हें तो ये समझना पड़ेगा कि भ्रष्टाचारी क्यों उन्होंने अपनी पार्टी में रख रखे हैं। नहीं, ये 420 फ्रॉड का केस साबित हुआ था। ये अगर फ्रॉड के दोषी को बचाव करने का काम आज जीतू पटवारी जी कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है। हालांकि मामले बहुत सारे विधायकों के चल रहे हैं। बहरहाल रमेश जी, चूंकि आप पूरे घटनाक्रम को देख भी रहे हैं, निष्पक्ष तौर पर यदि आप इस पूरे घटनाक्रम को देखें और आज जिस तरीके से बड़ी उम्मीद के साथ कांग्रेस हाईकोर्ट में गई थी राजेंद्र भारती, और लेकिन उनको ना स्टे मिला, तो आपको क्या लग रहा है कि कहाँ कमी रह जा रही है? और ये भी मालूम है कि बहुत सारे मामले एमपी एमएलए कोर्ट में चल भी रहे हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ये मामला मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगता है, क्योंकि राजेंद्र भारती जी को देखें तो वो उनकी पृष्ठभूमि काफ़ी अच्छी और संपन्न पृष्ठभूमि रही है। उनके पिता भी विधायक रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं।
और उनको अगर बाय द वे उन्होंने थोड़ी सी कागज़ में हेर फेर करके ब्याज का लाभ लिया है तो ये कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं है। लाभ की जो फिगर है वो बहुत छोटा है, उसके बाद भी फिर कागज़ में हेर फेर करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या कुछ पारिवारिक ऐसा मामला है? जो भी कुछ होगा, तो कुल मिलाकर के मुझे सबसे पहले तो ये मामला ही बहुत आश्चर्यजनक लगता है कि क्या राजेंद्र भारती इतने छोटे से लाभ के लिए कोई बड़ा ऐसा फ्रॉड कर सकते हैं? ये अपने आप में मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगता है। दूसरा, इसमें कोई शक नहीं, अगर फ्रॉड किया है तो वो छोटा हो या बड़ा हो, उसमें तो दंड का प्रावधान है और कठोर दंड का प्रावधान है जो हम लोगों ने देखा। अब दूसरी बात जो आती है, इसमें कोई शक नहीं कि निर्णय होने के बाद सदस्यता समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो सज़ा की जो अवधि है, लेकिन फिर भी वो ऑर्डर निकालने में विधानसभा अध्यक्ष जी ने, इसमें कोई शक नहीं कि थोड़ी जल्दबाजी की, एक आध दिन रुक भी सकते थे, तो कुल मिलाकर के वहाँ जल्दबाजी है। अब तीसरा मुद्दा आता है उनकी अपील का, तो स्वाभाविक है अभी विधानसभा अध्यक्ष का आदेश जो है वो यथावत है और उस आदेश के तहत वो सीट खाली है, और सीट खाली है तो वो राज्यसभा में वोट नहीं कर पाएंगे आज की स्थिति में। अब 15 तारीख को मतलब हाई कोर्ट क्या निर्णय देता है वो फिर अब आगे का होगा। अब फिर चौथी बात आती है, आज विजय खंडेलवाल जी का नरोत्तम मिश्रा के यहाँ जाना, हेमंत खंडेलवाल, यहाँ मुझे इसमें दो बात लगती है। हेमंत खंडेलवाल जी का नरोत्तम मिश्रा जी के यहाँ जाना, तो स्वाभाविक रूप से आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो नरोत्तम मिश्रा जी के यहाँ इस तरह नेताओं का आना जाना लगा हुआ है, और बहुत संभव है कि उपचुनाव को लेकर के जरूर चर्चा तो हुई होगी, सीट खाली को लेकर के हालचाल तो उन्होंने पूछे होंगे, ये तो कोई शक नहीं। लेकिन मुझे इसमें दो और बात लगती है, बहुत संभव है कि राज्यसभा के चुनाव को लेकर के कुछ बातचीत हुई हो, या आगे आने वाले समय में जो निगम मंडलों में कुछ नियुक्तियां है उसको लेकर के बातचीत हुई हो। लेकिन कुल मिलाकर के संगठनात्मक तरीके से ही इसमें कुछ ना कुछ इसमें बातचीत हुई होगी, इसकी मुझे संभावना दिख रही है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जी के यहाँ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये इसमें मुझे लग रहा है। लेकिन अभी उपचुनाव होगा, अभी ये पक्का नहीं कह सकते कि अभी उपचुनाव होगा ही, अभी 50% संभावना है। हाई कोर्ट की रुख के ऊपर निर्भर करता है कि वो इस पर क्या आदेश देते हैं। अगर वो देंगे तो फिर उपचुनाव होगा, लेकिन वो उपचुनाव भी अभी निकट भविष्य में, जल्दी में 2-4 महीने में उसकी संभावना नहीं दिख रही है। अभी उसको कम से कम 6-8 महीने हैं, तो अगर बाय द वे 15 तारीख को भी अगर जो भी हो तो उसमें टाइम लगेगा, और इतना अभी समय है। और ऐसी स्थिति में उपचुनाव पर आज बात हुई होगी, इसकी संभावना कम है। एक 5वीं बात जो चर्चा में आई है राज्यसभा को लेकर के, सीट को लेकर के, इसमें कोई शक नहीं कि 2 सीट भाजपा की सुरक्षित हैं, 1 सीट कांग्रेस की सुरक्षित है। मुझे अभी निर्णय यथास्थिति का दिखता है, 1 सीट कांग्रेस की और 2 सीट भाजपा की। कांग्रेस की सीट तभी खतरे में हो सकती है जब कांग्रेस का ही कोई उम्मीदवार जिसके पास 10-15 कम से कम वोट हो, वो विद्रोह करके राज्यसभा में खड़ा हो, क्योंकि भाजपा के पास सरप्लस वोट है, तो कम से कम 10 से लेकर के 15 वोट उसके पास हो। ये तो बहुत हाइपोथेटिकल बात हो जाएगी। मुझे लगता है कि अभी इसको नहीं, इस तरफ मुझे लगता है इस तरफ ध्यान देने की भी जरूरत है भी नहीं। मैं मनोज जी आपसे ये समझना चाहूँगा कि क्या राज्यसभा चुनाव का भी गणित जो है इस पूरे मामले में काम कर रहा है? क्या कहते हैं आपके भाजपा के सोर्सेस? बिल्कुल, क्योंकि रमेश जी जो है काफ़ी सीनियर है और काफ़ी अनुभव है। उन्होंने जो बताया कि 3 समीकरण जो है इसमें हो सकते हैं। उपचुनाव अपनी जगह है, इसके अलावा राज्यसभा का चुनाव अपनी जगह है, क्योंकि 2 दिन बाद जो है ये तीनों सीटें खाली हो रही है। तो एक चांस जो है वो बीजेपी के पास है तीसरी सीट को लेके, दिग्विजय सिंह की सीट को लेके। यदि कोई बड़ा नेता जो है इस सीट पर कांग्रेस नहीं उतारती है तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसके संकेत आज जो है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने अपने बयान में दिए हैं। उन्होंने क्रॉस वोटिंग, हॉर्स ट्रेडिंग जैसे शब्दों का आशंका जाहिर की है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्योंकि सियासी समीकरण जो जब बैठते हैं तो कई तरीके के कयास भी लगाए जाते हैं, और ऐसे में क्योंकि राज्यसभा की सीट जो है वो कांग्रेस के लिए भी जरूरी है, और कांग्रेस नहीं चाहेगी कि उसके पास आई हुई चीज़ें चली जाए, क्योंकि अभी तक जो चीज़ें उसके पास आई है, चाहे वो सत्ता आई हो या फिर कोई दूसरी चीज़ें आई है, वो कहीं ना कहीं उसके हाथ से फिसलती हुई नज़र आती है। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन कई तरीके की संभावना अभी बीजेपी के पास भी है और कांग्रेस के पास भी। बिल्कुल। जेपी जी, आपको ध्यान होगा 6 साल पहले भी तीसरी उम्मीदवारी ने ही कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी की थी, अगर आप 2020 की भी तरफ देखें पिछले इतिहास में भी तो, और अभी भी वही स्थिति बनती नज़र आ रही है। पर मैं 2 चीज़ें समझना चाहता हूँ कि जैसा कि
आप कानूनी उसमें अदालतों में हार रही है, ठीक है, ये अलग बात है, लेकिन यदि उमंग सिंघार इस बात को लेकर चिंतित हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, तो ये बात हो गई कि आप अपना घर ही नहीं संभाल पा रहे हैं। देखिए शर्मा जी, आपकी बात का मैं जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले एक दो बातें क्लियर करना चाहता हूँ जी। भाजपा प्रवक्ता जी ने कहा कि हमने तो कानून से काम किया और कानून अपना काम करता है। 2 अप्रैल को इतनी जल्दबाजी हुई कि लगातार 3 दिन छुट्टी थी, इन्हें मालूम है उसके बाद छुट्टी हो जाएगी, हम छुट्टी में निकाल नहीं पाएंगे, तो रातों रात उन्होंने अपना काम किया। और अगर विधानसभा अध्यक्ष महोदय इतने ईमानदारी से काम करते हैं, न्याय प्रिय हैं, तो निर्मला सप्रे जी का क्या हुआ भाई? 2 साल हो गए, उनको 3 महीने में इसका निर्णय देना था, नहीं दिया, तब ईमानदारी कहाँ चली गई? क्योंकि ये कांग्रेस का प्रत्याशी था, इसलिए ईमानदारी हो गई। दूसरी बात जो अभी शर्मा जी बोल रहे हैं बहुत सही बात है, शर्मा जी नहीं होगा है, लेकिन जो आज कांग्रेस पार्टी को खतरा है, मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को कोई खतरा नहीं है। 101% कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी राज्यसभा चुनाव जीतकर जाएगा, वो पहले की बात छोड़ दीजिए। अब जो हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने संदेह व्यक्त किया है, उसके पीछे कारण यह है कि सामने वाले लोग लोकतंत्र की हत्या करने वाले हैं। अगर आप देखें देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या कहीं हुई है सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में हुई है कि 20-25 एमएलए खरीद कर रातों-रात सरकार गिरा दी गई थी नोटों से, तो चल रहे इन लोगों का, इसलिए उन्होंने अपनी संख्या व्यक्त की है। मैं समझता हूं कि ना कोई बिकने वाली बात है ना कोई वो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चरित्र इतना गंदा है कि उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते, वो क्या कर जाएंगे, इसलिए लोग संदेह कर रहे हैं। लेकिन मैं दावे से कहता हूं कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी राज्यसभा में जाएगा जाएगा जाएगा। बिल्कुल ठीक है। जेपी जी, आप बहुत आशावान है, बहुत अच्छी बात है, कम से कम उमंग सिंघार जैसे आपने संदेह और आशंका व्यक्त नहीं की। गुंजन जी, बहुत सीधा सा सवाल, एक तो जो जेपी धनोतिया जी ने सवाल उठाया है कि इतनी ही जल्दबाजी निर्मला सप्रे वाले मामले में क्यों नहीं की गई, और दूसरा जो आरोप यह है कि आपकी पार्टी खरीद फरोख्त में विश्वास रखती है, दोनों का जवाब दीजिए। देखिए सुशील जी, ये तो उतना ही तथ्यहीन, सत्यहीन और निराधार आरोप लगाया गया है जितने की कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व बचा हुआ है। धनोपिया जी ने जिस तरह कहा, 2 सवाल उन्होंने कहा कि उमंग सिंघार जी कुछ और कहते हैं, इनके प्रवक्ता कुछ और कहते हैं, तो एक चीज तो इससे साफ समझ में आती है कि पार्टी जिस तरह वहां गुटों में एक पूरी तरीके से विभाजित होती पार्टी है, बटी हुई पार्टी है, उसी तरह प्रवक्ता एक अलग लाइन पे बात करते हैं, पार्टी के नेता अलग लाइन पे बात करते हैं, पार्टी के अध्यक्ष अलग लाइन पे बात करते हैं। जीतू पर मैंने जो सवाल किया था कि जीतू पटवारी जी का रात में जाना सचिवालय में, नहीं तो गुंजन जी नहीं, की वो अपनी कानूनी भाजपा का कैरेक्टर ऐसा है, भाजपा लोकतंत्र की हत्या करने के साथ करती है, इन्होंने संदेह किया, उन्होंने कहा नहीं हाथ ट्रेडिंग होगी, हाथ ट्रेडिंग हो सकती है, इनका नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि भाजपा के लोग तो फेसबुक से लोकतंत्र को मानते कहाँ है, संविधान को मानते कहाँ है। निर्मला जी के मामले में क्यों आदरणीय अध्यक्ष 3 महीने फैसला नहीं किया, वहाँ नहीं माना कानून, और कहा सरकार को गिरा दिया नोटिस से। नेता प्रतिपक्ष मेरे पास समय का भी अभाव। गुंजन जी, एक बात तो चलिए, अगर मान लीजिए जीतू पटवारी गलत तरीके से विधानसभा में घुसे, उनको अधिकार नहीं था, तो जा सकते हैं। नहीं, मैं जेपी जी जेपी जी मैं मान लूं कि आपके नहीं, आप विधानसभा खुली हुई नहीं, गुंजन जी मैं जेपी जी मुझे गुंजन जी मैं ये समझना, गुंजन जी मेरे पास समय का अभाव, पर गुंजन जी आप भी वकील रही हैं, यदि किसी व्यक्ति ने अनाधिकृत, नहीं गुंजन जी यदि किसी व्यक्ति ने अनाधिकृत रूप से, यदि मैं भी हूं या कोई भी हो, यदि विधानसभा में प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आपके द्वारा या आप संबंधित पक्ष द्वारा अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? ये तो अपराध है ना आपकी नजर में। कार्रवाई जो सुशील जी संवैधानिक कार्रवाई की, कानूनी प्रक्रिया के तहत की, जो दोषी करार जिस पे आ गया। मैं जीतू पटवारी के अनाधिकृत प्रवेश पे बात कर रहा हूँ। सुशील जी मैं उसी कार्रवाई की, उसमें कितने आरोप प्रत्यारोप के घेरे में ले आए हैं। चलिए, मेरे पास समय का बहुत अभाव। रमेश जी, आप 30 सेकंड में बताइए कि क्या यदि जीतू पटवारी को अधिकार नहीं था और यदि वो प्रवेश करते हैं तो फिर उस विधानसभा परिसर के संबंधित अधिकारियों को क्या एक्शन लेना चाहिए, एक्शन क्यों नहीं लिया?
तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि पूर्व विधायक को प्रवेश करने का अधिकार तो होता है, लेकिन वो उस समय का अधिकार होता है जब विधानसभा खुली हुई हो। तो स्वाभाविक रूप से उसका जो कार्यालय का समय भी समाप्त हो गया था। ये ठीक है कि वहाँ अध्यक्ष जी बैठे हुए थे, लेकिन ऑफिशियली वो नहीं खुली हुई थी। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये विचारणीय तो है, और इसमें अगर भाजपा वाले एक्शन लेते, विधानसभा वाले एक्शन, अभी भी अवसर है, वो चाहे तो ले भी सकते हैं। जी, या हो सकता है उदारता बरत रहे हो कि चलो विपक्ष की पार्टी के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, ऐसा है चोरी करते पकड़ेगा तो रात तक इस बात की गलत काम कर रहे थे, वो रात को 11:30 बजे कार्रवाई करते थे जो करने की नहीं थी। जी समय के बाद करने नहीं चाहिए कार्रवाई। जी मेरे पास समय का अभाव है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल दतिया में आगे क्या होगा, क्या कांग्रेस को हाईकोर्ट से राहत मिलेगी या फिर दतिया एक बार उपचुनाव की तरफ प्रस्थान करेगा, देखना दिलचस्प होगा। 15 अप्रैल का अभी सबको इंतजार है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।